बाबा साहब जब स्कूल में जाते थे तो एक शिक्षक उनसे अक्सर, और ये हम सब लोगों से जो भी स्कूल में गए हैं ऐसा व्यवहार हुआ होगा, ऐसे वाक्य जरूर हुए होंगे। बाबा साहब से भी एक उनका शिक्षक कई बार ये पूछता था कि वे पढ़ के क्या करोगे। तो बाबा साहब ये जिक्र करते हैं कि उस समय पे, क्योंकि चौथी पांचवी में थे वो, उस समय पे मैं कोई जवाब उस शिक्षक को नहीं दे पाता था। लेकिन जब 25 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया और संविधान को स्वीकार कर लिया गया, 26 जनवरी 1949 को 50 को संविधान को लागू कर दिया गया। उस समय बाबा साहब ने ये बात कही कि भाई पता नहीं वो शिक्षक हैं या नहीं है या कहाँ पे हैं। उस समय पे मैं ये उनको जवाब नहीं दे पाया था कि मैं पढ़ के क्या करूँगा। आज उनके लिए और उनके जैसे दूसरे शिक्षकों के लिए, उनके लिए और उनके जैसे दूसरे द्रोणाचार्य शिक्षकों के लिए मेरा जवाब है कि हम पढ़ के क्या करेंगे। हमने आज भारत का संविधान बनाया। ये बाबा साहब की मानता है कि वो वहां तक पहुंचे, लेकिन उस संविधान ने हमारे लिए क्या किया। मैं जब सबसे पहले यहां पे आके बैठा और मेरे दिमाग में जो बात आई वो ये आई कि इस संविधान को लागू करने के बाद जो हमारी गलियां हुआ करती थी, जो छोटी सी नेड़ी सी तिरछी माड़ी गलियां हुआ करती थी, जिन छोटे मोटे छप्परों के घरों में हम रहा करते थे, और भाई जय किशन इस बात को कह रहे थे जब अपने वक्तव्य में बहुत तेजी के साथ कि हम लोग बड़ा मुश्किल से अभी जय भीम बोल पाते हैं, दूसरे साथियों के लिए उस तरह का हम संबोधन का इस्तेमाल कई बार नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस संविधान ने हमें यह बताया कि उन छोटी मोटी गलियों से आज इस शहर के चौराहे पे आके हम बहुत तेजी के साथ जय भीम और जय संविधान बोल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि हमें जिन गलियों में सीमित कर दिया गया था, जिन छोटी मोटी जिन पतली गलियों तक सीमित कर दिया गया था, आज हम उन शहरों में आके अपनी बात को बहुत शिद्दत के साथ, बहुत हिम्मत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ अपनी बात को रख पा रहे हैं। ये संविधान का ही कमाल है। आप चाहें तो इसको संविधान का जादू कह सकते हैं। ये अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका खासतौर पे जब भारत की जाति व्यवस्था के संदर्भ में हम इस बात के महत्व को समझें तो लगेगा कि ये किसी सामाजिक क्रांति से कम नहीं है, जहां अपनी बात तो छोड़िए, जहां अपने विचारों को तो छोड़िए, हम अपनी पहचान को छुपाने के लिए विवश थे, उस परिस्थिति को खत्म करके हम आज चौराहों तक पहुंच गए हैं। और सिर्फ चौराहों तक पहुंचे नहीं हैं बल्कि ललकार रहे हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से जो बाबा साहब ने कहा, जिस बात को कहा, साथी जिक्र भी कर रहे हैं कि जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। ये बात सही है कि हम में से बहुत सारे लोग नहीं दहाड़ पा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी बात को उस तरीके से नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे साथी इस बात को कह पा रहे हैं। बहुत सारे साथी हमारे ना सिर्फ दहाड़ रहे हैं बल्कि इतना दहाड़ रहे हैं कि उनकी कानों में बहुत बड़े ड्रम बज रहे हैं, बहुत गगनभेदी नारे उनको सुनाई दे रहे हैं। और उसी का प्रताप है, उसी के प्रकाश में आप देख रहे हैं कि आज भले ही हमें उस तरह का माहौल दिखाया जा रहा हो, मैं कह रहा हूं कि ये माहौल दिखाया जा रहा है, कई बार बताया जा रहा है। हमारे एक दो युवा साथियों ने यहाँ पे भी इस तरह की बातें की, लेकिन यकीन माने कि आज भारत में कहीं पे भी कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा ऑफिस, कोई ऐसी गली, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां बाबा साहब का विचार ना पहुंच गया हो। कोई ऐसा
आप कह सकते हैं जगह नहीं है। लेकिन इसका जो व्यापक प्रभाव हुआ है वो प्रभाव इस रूप में आप देख सकते हैं कि भारत में कहीं पे भी किसी भी संस्था में आज ऐसा नहीं है जिनको आप कह रहे थे कि भाई पानी नहीं पीने दिया जा रहा था, रास्तों पे नहीं चलने दिया जा रहा था, वो लगभग भारत के हर ऑफिस में पहुंच चुका है। भारत की हर ऐसी पोजीशन को उसने प्राप्त कर लिया है कि जिसके बारे में सोचना थोड़ा सा मुश्किल था आपसे 40, 50 या 60 साल पहले, लेकिन आज लगभग हर जगह पे आप पहुंचे हुए हैं। इसलिए इतना निराशाजनक हमें जो है दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। खासतौर पे हमारे जो बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं वो जरूर इस बात की ताकीद करेंगे कि जो परिस्थितियां आपसे 60-70 साल पहले थी और जो परिस्थितियां आज हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान से कम का फर्क नहीं है। इसलिए हमें बार बार जब ये बताया जा रहा है, बार बार ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं। आज हमारे जो रहने का स्तर है, हमारा जो पहनने का स्तर है, हमारे जो घर की स्थिति है, हमारी जो शिक्षा की स्थिति है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो काफी सुधरी है। हमें सकारात्मक पहलू पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बात ये नहीं है कि अभी उन्नति की जरूरत नहीं है, अभी विकास की जरूरत नहीं है और हम लगभग सब कुछ प्राप्त कर चुके, नहीं, बात ये नहीं है। अभी बहुत कुछ हमें प्राप्त करना बाकी है, लेकिन जो प्राप्त किया जा चुका है उसको हमें लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तभी चीजें आगे बढ़ सकती है। मैं एक खास उदाहरण के द्वारा अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा या खत्म करूंगा। हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं या समाज ने जितनी भी प्रगति की है वो सारी की सारी प्रगति एक कारण से हो पाई है और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी शिक्षा। हम लोगों ने शिक्षा पे ध्यान दिया और जिन लोगों ने शिक्षा पे ध्यान दिया उन लोगों ने सरकारी सेवाओं में आके या और अपने छोटे मोटे धंधे करके मुख्य रूप से सरकारी सेवाओं में आके अपने परिवार की अपनी स्थिति को सुधारा और आज देश के अंदर लगभग 1 करोड़ तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट परिवार ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया से जीवन जी रहे हैं। उसी तरीके से कम 50 लाख शेड्यूल टाइप परिवार भी इस तरह के हैं और अभी नया रिजर्वेशन लागू हुआ है ओबीसी के लिए। नया से मतलब ये है कि पिछले 20-25 साल से लागू हुआ है उनके पास भी, लेकिन 2-2.5 करोड़ परिवार उनके भी इस तरह के हो गए हैं जो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर जिनके पास जमीनें हैं उनको छोड़ दिया जाए तो ये कुल मिला के भारत में इस समय पे लगभग 5 करोड़ परिवारों की आर्थिक स्थिति, उनकी शैक्षणिक स्थिति काफी अच्छी हुई है। और इन 5 करोड़ लोगों ने क्या कमाल किया है इसको आप थोड़ा सा इस रूप में समझने का प्रयास करें कि जब अभी जयप्रकाश जी, आनंद प्रकाश जी कह रहे थे, दूसरे साथियों ने भी इस बात को कहा, हमारे प्रधान साहब जो हैं बालेराम जी, जो जिस दर्द को जोश को बताने का प्रयास कर रहे थे कि भाई जब हम अच्छी चीजें पहनते हैं, जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो उनको दर्द होता है, उनको समस्या होती है, लेकिन उस सब के बावजूद भी कम से कम आज 5 करोड़ परिवार जो हैं वो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसका मैं समझता हूं कि मूल कारण है, वो कारण ये है कि हम शिक्षा अच्छी प्राप्त कर पाए और उस शिक्षा के द्वारा कहीं ना कहीं जैसे भी हमने शिक्षा ली थी उस शिक्षा के द्वारा हम लोगों ने अपने आप को सरकारी सेवाओं में लगाया और उसके बाद से अपने परिवार को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार के साथ साथ समाज को भी, और क्योंकि ये थोड़ा सा एक मिसनोमर है, बार बार इस तरह की बातें कई जगह आती हैं कि जो आंदोलन हमारा चल रहा है इस समय पे पूरे देश के अंदर, जो बहुजन आंदोलन चल रहा है, उस बहुजन आंदोलन को चलाने में इन 5 करोड़ परिवारों में से ही, इन 5 करोड़ लोगों में से ही कुछ लोग जो हैं इस आंदोलन को भी आगे चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी आंदोलन है, चाहे वो बहुत मजबूती से उस तरीके से नहीं चल पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन की जिम्मेदारी भी इन शिक्षित लोगों के ऊपर ही है। आंदोलन की जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों के ऊपर है जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी सुधर गई है, और उसमें आप कह सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो भी एक अच्छी खासी भूमिका इसके अंदर निभा रहे हैं।
अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक ये हो रहा था कि हमारे ये जो परिवार हैं, ये जो लोग हैं, ये अपने तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे थे, कुछ साथियों को बताने का प्रयास कर रहे थे। जैसे कि अब यहाँ पे हमारी आपकी बातचीत हो रही है और यहाँ पे 100-125 लोग के आसपास हम लोग बैठे हुए हैं। इन 100-125 लोगों को इकट्ठा करने में कितनी एनर्जी कुलदीप जी, संदीप जी और उनकी टीम को लगानी पड़ी है, मैं समझ सकता हूँ। बहुत जबरदस्त एनर्जी उनको लगानी पड़ी होगी। लेकिन यहाँ पे कुल मिला के घंटे 2 घंटे हमारी बात होगी, उसके बाद आप अपने घर चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। इसका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होगा जब तक कि ये हमारा जो संवाद है निरंतर चलता रहे, जब तक कि इसको हमेशा हम आगे बढ़ाते ना रहे। लेकिन ये संभव नहीं है साथियों, ये इतना आसान काम नहीं है। ना आपके लिए यहाँ पे रोज आना संभव है, ना बाकी साथियों के लिए जो हमारे आयोजक हैं उनके लिए इस तरह का कार्यक्रम करना संभव है, और ना ही हम लोगों के लिए आना संभव है। बहुत गिने चुने लोग कर पाते हैं, और जो अपना पूरी एनर्जी इसमें लगाते हैं वो बाद में बहुत निराश और हताश हो जाते हैं। और इसका ये कारण है कि बहुत सारे बुजुर्ग हमें ये कहते हुए मिलते हैं, हमारे जो सीनियर कार्यकर्ता हैं ये कहते हुए मिलते हैं कि भाई हमने पूरा जीवन लगा लिया लेकिन ये समाज नहीं सुधर रहा। बालराम जी जब मेरे बराबर में बैठे थे वो भी ये सवाल कर रहे थे कि भाई कैसे सुधरेगा ये। अगर मैं 100% इसमें अपना लगा दूंगा, चाहे पैसा लगाऊं, चाहे अपना समय लगाऊं, चाहे अपना ज्ञान लगाऊं, चाहे अपना शरीर लगाऊं, तो 60 साल की उम्र तक आता है तो घोर निराशा हो जाएगी, क्योंकि काम बहुत बड़ा है। यही समाज हमारा इस तरीके से चलने का प्रयास कर रहा था। लेकिन अब हमारे पास एक आशा की किरण है, अब हमारे पास एक आशा की किरण है, और वो बहुत मजबूती से काम कर रही है। वो क्या चीज है साथियों? इस समय पे देश के अंदर लगभग 1100 यूनिवर्सिटीज हैं, 1100 यूनिवर्सिटीज देश के अंदर इस समय पे हैं, और इन 1100 यूनिवर्सिटीज के अंदर लगभग 15 लाख शिक्षक काम कर रहे हैं। 15 लाख शिक्षक इन यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं। इन 15 लाख में से आधे सरकारी में हैं और आधे प्राइवेट में हैं। जो प्राइवेट सेक्टर, जो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाली यूनिवर्सिटीज हैं, इन यूनिवर्सिटीज के अंदर लगभग 2.5 लाख शिक्षक जो हैं इस समय शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी समाज के पहुंच चुके हैं। ये प्रोफेसर के लेवल पे ना हो, भले जो सबसे ऊपर का लेवल है वहां पे भले ही ना हो, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर जो मतलब एंट्री पॉइंट है वहां पे पहुंच चुके हैं, जो सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं। अब ये 1.25 लाख लोग पहुंचे हैं, मैं नहीं कहता, सॉरी 2.5 लाख लोग पहुंचे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये 2.5 लाख जो हैं सारे के सारे बुद्धिवादी लोग हैं, सारे के सारे लोकतांत्रिक हैं, सारे के सारे बाबा साहब के और हमारे महापुरुषों के विचारों के समर्थक हैं, मैं ये नहीं कहता। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा अपने अनुभव से, मेरा भी क्योंकि पिछले 25-30 साल का इस क्षेत्र में अनुभव है, कि इनमें से कम आधे लोग ऐसे हैं जिनके पास मां सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज और हमारे जितने भी नायक नायिकाएं हुई हैं, बाबा साहब से लेकर मान्यवर कांशीराम साहब तक, उनके विचारों का ज्ञान वहां तक पहुंचा है। और ये लोग अपनी उस मानवीय विचारधारा के आधार पे, उस वैज्ञानिक विचारधारा के आधार पे अपने क्लासरूम्स में, जैसे मैं शुरू कर रहा था जब, तो मैं कह रहा था कि 100 लोगों को यहां पे इकट्ठा करने में हमें कितना मुश्किल लगा, लेकिन हम रोज हफ्ते में 5 दिन, या जो राज्य सरकार है वहां पे हफ्ते में 6 दिन, कभी 100, कभी 200, कभी 400 छात्रों को, जो कि 18 से 25 साल की उम्र के हैं, रोज इन छात्रों को पढ़ा रहे हैं। मान्यवर कांशीराम साहब ने इस बात को कहा कि भाई पहले तो सुनते थे कि ऐसी स्थिति आ रही थी कि हमें पढ़ने नहीं दिया जाता था। हालांकि ये बात बहुत सही नहीं है। आप ताज्जुब करेंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि हमें पढ़ने नहीं दिया जाता था। ये बात बहुत सही नहीं है, मतलब पूरी तरीके से सही नहीं है। सिर्फ एक उदाहरण से कि क्यों, कि भाई 13वीं शताब्दी मतलब अंग्रेजों के आने से लगभग 400 साल पहले तक, यहाँ जब उन्होंने यूनिवर्सिटीज वगैरह शुरू की, जो सावित्रीबाई फुले ने और ज्योतिबा फुले ने 1848 में स्कूल शुरू किया, तो उनके आने तक लगभग
ये जो 500 साल का पीरियड था, उससे 500 साल पहले तो जो यूनिवर्सिटीज यहाँ पे थी, नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उद्दनपुरी या आपके इवन तक्षशिला से लेके 13वीं शताब्दी तक जो विश्वविद्यालय थे, वो विश्वविद्यालय तो सारे के सारे आपके थे। और उसमें अगर बुद्धिस्ट लोगों ने वो विश्वविद्यालय बनाए थे तो फिर निश्चित रूप से आप उसमें पढ़ रहे थे और उसमें पढ़ा रहे थे। तो इसको पुराना बहुत पीछे तक खींच के लेके जाने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको हजारों साल से पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। ये अननेसेसरी अपने मनोबल को गिराने वाली बात हो जा रही है, क्योंकि 13वीं शताब्दी तक तो सारे विश्वविद्यालयों के निर्माता आप थे। आपने उन विश्वविद्यालयों का निर्माण किया था, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों का निर्माण किया था। तो वो अपने विरोधियों के लिए तो किया नहीं होगा, वो अपने लिए भी किया होगा और बाकी लोग भी उसमें आ रहे थे, तभी दुनिया के छात्र वहां पे आते थे। आप जानते हैं कि 10,000 लोग नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र पढ़ते थे। तो कोई स्कूल ही या कॉलेज ही नहीं था उन 500 साल के बीच में, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। ये लंबी बात है, इसको कभी दूसरे तरीके से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस बात को मैं कहने का प्रयास कर रहा था कि अब इन विश्वविद्यालयों में हमारे जो ये 1.25 लाख या 1 लाख बौद्धिक शिक्षक पहुंचे हैं, ये रोज 100, 200, 500 विद्यार्थियों से बात करते हैं। और इनका जो संबोधन है, इनकी जो क्लास टीचिंग है, ये क्लास टीचिंग इतनी बढ़िया हो रही है कि मैं कहता हूं कि अब हमारी क्लासेस के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से वैज्ञानिक बातें हो रही हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से लोकतांत्रिक बातें हो रही हैं। हमने कभी सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन आज सारे बच्चे सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ रहे हैं, आज सारे बच्चे जो हैं बाबा साहब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक नए तरह की क्रांति, इसको कह सकते हैं कि वैचारिक क्रांति आ रही है। इसलिए जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा को ध्वस्त कर दिया जाए, शिक्षा को समाप्त कर दिया जाए। जिस तरीके से प्राथमिक शिक्षा को खत्म किया उन्होंने, उसी तरीके से बड़ी शिक्षा को भी या उच्च शिक्षा का भी प्राइवेटाइजेशन करके, उसका निजीकरण करके उनको उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया जाए। लेकिन साथियों, आज ये जो 5 करोड़ लोग हैं जो रिजर्वेशन के लाभार्थी हैं, और ये लगभग 2.5 लाख लोग जो यूनिवर्सिटीज के अंदर पहुंचे हैं, एक जबरदस्त सामुच्चय इनके अंदर पैदा हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी ताकत जो है अब इस आंदोलन को, जो हमारे महापुरुषों के बाबा साहब ने जो 23 सितंबर 1917 को जो प्रण लिया, जो संकल्प लिया और अपना सब कुछ निछावर किया, उस व्यवस्था को अब कोई पीछे ले जा सकता है, अब इसको कोई ध्वस्त कर सकता है। छोटी मोटी हमेशा संकट आते हैं, हम लोग सैकड़ों संकटों को झेलते हुए जमीन के नीचे से यहाँ तक पहुंचे हैं, इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, चैलेंज जरूर है, चुनौती जरूर है, लेकिन अगर हम सिर्फ खड़े हो जाएंगे, अगर हम अपनी बात को ईमानदारी से कहना शुरू कर देंगे, तो सामने वाले की कोई हिम्मत नहीं है, सामने वाले की कोई ताकत नहीं है कि वो आपका रास्ता काट सके। रास्ता रोकने की तो बात छोड़ दीजिए। आज का समय जो है, मैं कहता हूं कि भारत का पिछले हजारों साल का, कम से कम पिछले 1000 साल का आज का समय सबसे बढ़िया समय है, जिसपे आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और अपनी आप की खुद की जो इच्छा है, अपना आपका खुद का जो विश्वास है, वो आपको जहां चाहे वहां पे लेके जा सकता है। बस मैं इस अपील के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाइए नहीं, बल्कि जो भी सर्वोत्तम शिक्षण संस्थाएं हैं, जो भी सर्वोत्तम शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कीजिए। बड़ी यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कीजिए, और अगर संभव हो तो देश से बाहर अपने बच्चों को भेजने का प्रयास कीजिए। रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। जो चाहें आप उस तरीके से चीजों को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा का दामन छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें अपने आप आती जाएंगी। बाबा साहब ने कहा था कि 3 चीजों का अभाव है, शिक्षा का, हथियारों का और संपत्ति का, और हमारे हाथ में जो है शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी 2 चीजें बाद में देखी जाएंगी, वो बाद में आती हैं। इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।